हेलो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता क्या है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जैसे मेथेन है ना, एथेन है। मेथेन का फार्मूला जो है CH4 होता है, उसी प्रकार एथेन का फार्मूला C2H6 होता है। अब देखिए, जो हाइड्रोकार्बन में यदि चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल बंध के द्वारा संतृप्त हुई रहती है उसे हम उसे एल्केन कहते हैं या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पास मैंने संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है एग्जाम्पल यहाँ पास लिया हुआ है। जैसे मेथेन है ना, मेथेन एकल बंध के द्वारा आप देखते हैं 4 हाइड्रोजन के द्वारा इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यदि यह द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती है तो इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्रमशः देखिए, एल्कीन या एल्काइन कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? एल्कीन या एल्काइन। जैसे यहाँ पास आप देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन पे यहाँ पास एथेन है। तो एथेन अगर एथीन है, मान लो उसमें डबल बॉन्ड है, तो आप देखेंगे यहाँ पास डबल बॉन्ड अगर लगा दिया जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ पास, तो यह क्या हो गया? ये हो गया दोस्तों एथीन। उसी प्रकार से एथाइन अगर बनाते हैं तो एथाइन बनाने पर यहाँ पास दोनों कार्बन के बीच हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, है ना? और यहाँ से एक-एक हाइड्रोजन जो है इसको हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एथाइन। तो ये तो हुआ हाइड्रोकार्बन, ठीक है? आइए आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न। अब देखिए, हमने पढ़ा अभी हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न देखिए, तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के मिलने से या फिर उसमें अन्य क्रियात्मक समूह के जुड़ने से एक नया यौगिक बनता है, उसे ही हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। तो क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो है ना, उसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाए या किसी दूसरे प्रकार के और यौगिक से जुड़ करके एक नया यौगिक बना ले, उसे ही हम हाइड्रोकार्बन के क्या कहते हैं? व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन को हम RH के रूप में प्रदर्शित करते हैं। RH के रूप में प्रदर्शित इस वजह से किया जाता है, एल्किल समूह और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है? अब जब इससे एक H निकल जाता है तब इसे हम एल्किल समूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पास ये जो है मेथेन है। अब मेथेन से अगर एक हाइड्रोजन क्या है? निकल गया, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा दोस्तों एक मूलक, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? एक एल्किल मूलक है और मेथेन से बना हो जाए, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा मेथिल, ठीक? अब देखिए यहाँ पास मूलक। अब मूलक क्या होता है? ये क्या बन गया? ये मूलक बन गया दोस्तों। तो मूलक क्या होता है देखिए, अधिक क्रियाशील होता है जो दूसरे अणु के साथ जुड़ करके यौगिक बनाने में सक्षम होता है। ये होता है मूलक। और मूलक क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ करके आसानी से एक नया यौगिक बना लेता है। तो मूलक क्या होता है? ये जो है क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ करके एक नया यौगिक बना लेता है। अब क्रियात्मक समूह यहाँ पास आ रहा है, तो क्रियात्मक समूह क्या होता है? आइए उसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो क्रियात्मक समूह होता है ना, वो क्या होता है? तो परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जो किसी एल्किल मूलक के साथ जुड़कर उस पदार्थ के विशिष्ट व्यवहार को दर्शाता है और उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। तो किसी पदार्थ के साथ अगर क्रियात्मक समूह जुड़ गया है कोई कार्बनिक यौगिक के साथ, ठीक है? तो क्या कर रहा है? उसके व्यवहार को दर्शाता है या उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है।
उसे ही कार्बनिक रसायन में क्रियात्मक समूह या इंग्लिश में कहे तो फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब यहाँ पास आप देखिए, एक तो हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल के बारे में आपने यहाँ पास देखा, है ना? ये हाइड्रॉक्सिल समूह है, तो ये एल्कोहल का हो गया। उसी प्रकार यहाँ पास कुछ और क्रियात्मक समूह दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पास आप देखिए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन ऐसा खींचा हुआ है तो इधर क्या जुड़ेगा? इधर जुड़ेगा एल्किल समूह, ठीक है? और ये हो गया सी, यहाँ से एक हाइड्रोजन है और इसी से लगा हुआ है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा। उसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरा कीटोन है, तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, ये जो कार्बन है इसमें दोनों ओर एल्किल समूह जुड़े होते हैं और डबल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पास भी ऑक्सीजन लगे होते हैं। उसी प्रकार से तीसरा देखिए आप कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये किस प्रकार से होगा? तो ये कैसे बना हुआ है? तो ये इधर जुड़ा रहेगा एल्किल, ये कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा और एक और OH समूह ऐसा जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों। उसी प्रकार से हेलो, हेलो समूह कहा जाता है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना? क्लोरीन है, ये देख सकते हैं आप, ब्रोमीन है, आयोडीन जुड़ता है, फ्लोरीन जुड़ता है, इसे हेलो ग्रुप कहा जाता है। ये क्रियात्मक समूह है। किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जब ये जुड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं? उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं या उनके गुण पहले से रहते हैं, उसे वो बदल देते हैं। यही कहलाता है क्रियात्मक समूह। अब आइए देखते हैं एल्कोहल के बारे में। देखिए दोस्तों, एल्कोहल, जब एल्किल समूह OH क्रियात्मक समूह से जुड़ता है, तो OH क्रियात्मक समूह से जब एल्किल समूह जुड़ता है ना, तो यौगिक को एल्कोहल यानी कि ROH, एल्किल एल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं और एल्केनॉल को हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी उत्पन्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है एल्केनॉल को? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी उत्पन्न। तो ये जो है हाइड्रॉक्सी समूह है, तो हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ करके क्या बना? ये हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न बना और हम यही पढ़ रहे हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में। तो एल्कोहल क्या है? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न है। देखिए दोस्तों मीथेन, तो मीथेन में आप क्या देखेंगे? जो मीथेन है वो जब एल्कोहल बनता है ना, तो वो क्या हो जाता है? मेथेनॉल में बदल जाता है उसका नाम। तो एन के बाद आप देखेंगे, एन के बाद आप देखेंगे यहाँ पास ई लगा हुआ है, वो ई के स्थान पर क्या लग जाता है? OL लग जाता है। इसी प्रकार से एल्कोहल का जब नामकरण होगा तो आप देखेंगे एल्केन जो है वो क्या बन जाता है? एल्केनॉल बन जाता है दोस्तों। तो मेथेन तो इस प्रकार से बना, उसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा जैसे एथेन है। एथेन है, तो एथेन भी क्या बन जाएगा? एथेन भी बन जाएगा एथेनॉल। तो ई जो है हट करके उस जगह क्या लग गया? OL लग गया। अब आइए विस्तार से पढ़ते हैं इसके नामकरण के बारे में। एल्कोहल जो होता है ना, उस एल्कोहल का नामकरण के लिए किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है? तो जब कार्बनिक यौगिक जो है उसका जब नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, पहले हम कार्बन की एक ऐसी लंबी सतत श्रृंखला के बारे में देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले कार्बन की लंबी सतत श्रृंखला को देखते हैं। क्या देखते हैं? लंबी सतत श्रृंखला, जिसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, जिसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, ठीक है? समूह हो। दूसरा पॉइंट में देखेंगे आप, दूसरे पॉइंट में फिर श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं को क्रम से ऐसे अंग देते हैं जिसमें कार्बन के लघुत्तम अंक मिले, जो एल्कोहल समूह जो क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे ना उनको। तो फिर क्या करते हैं हम? कार्बन को क्रम से अंक देते हैं। अभी एग्जाम्पल दे करके आपको बताऊंगा, ठीक है? देते हैं जिसमें OH समूह लगे कार्बन को कम अंक मिले, कम अंक मिले दोस्तों। ये हो गया इसके लिए दूसरा नियम। अब तीसरा में जब हम नामकरण जब करते हैं ना, तो नामकरण करते हैं तो उसमें हम अनुलग्न लगाते हैं।
तो अनुलग्न जो है किस प्रकार से, इस प्रकार से एक रेखा होती है और इस प्रकार की रेखा हम किस प्रकार से लगाएँगे? तो आइए चलते हैं इसके नामकरण के बारे में एक जो है नामकरण हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने नियम के अनुसार लंबी श्रृंखला। तो लंबी श्रृंखला में तो आप देखेंगे कि लंबी श्रृंखला कौन-सा है? तो ये है लंबी श्रृंखला, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 कार्बन वाला एक लंबी श्रृंखला हो गया। अब अब क्या देखते हैं, जिस जगह फंक्शनल ग्रुप जो है, आप देख पा रहे होंगे ये हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप जिस जगह लगा हुआ है, वहाँ से आप देखेंगे वो कौन से नंबर पे लगा हुआ है। तो अगर मान लो इधर से गिनना चालू करता हूँ मैं, इधर से पहला, दूसरा, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। परंतु इधर से अगर हम गिनते हैं, इस ओर से, तो आप देखेंगे ये पहला और ये दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। ठीक है? तो किस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा? तो इसका नामकरण इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे ही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जा रहा है, इस जगह आपको देखने पर, है ना? तो देखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पास 2 हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी अब ये 4 कार्बन होने की वजह से 4 कार्बन वाला क्या होता है एल्केन? तो 4 कार्बन वाला एल्केन का नाम क्या है? देखिए, 1 कार्बन वाले का होता है मीथेन, 2 का एथेन, 3 का प्रोपेन और 4 का ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, है ना? तो 2 हाइड्रॉक्सी यहाँ पास देखिए ये अनुलग्न यहाँ पास लगा हुआ है। 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल ये जो है क्या हो जाएगा? ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा दोस्तों। इसको जो है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूट 2 ऑल इस प्रकार से भी जो है हम इसका नामकरण दे सकते हैं। ये होता है आईयूपीएसी नाम। इससे आपको पूरी अच्छे तरीके से पता चल जा रही है दोस्तों कि जो एल्कोहल समूह है वो कौन सी स्थान पर लगी हुई है। इसी प्रकार से एल्कोहल समूह का नामकरण होता है। अब एल्कोहल समूह में समव्यवता पाया जाता है। तो समव्यवता क्या होता है? आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, समव्यवता। तो समव्यवता क्या होता है? एक ऐसे यौगिक ये समव्यवता एक ही प्रकार के यौगिक में आपको देखने को मिलेगी। तो कैसे यौगिक में? ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र जो है, अणु सूत्र क्या होंगे? समान होंगे। अणु सूत्र समान, ठीक है? और संरचना सूत्र संरचना सूत्र जो होंगे वो क्या होंगे? भिन्न होंगे। तो यही कहलाता है समव्यवता। एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझिए आप, अणु सूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है समव्यवता। तो एल्कोहल में किस प्रकार से अधिकतर आपको समव्यवता देखने को मिलेगी? तो एल्कोहल में आपको अधिकतर समव्यवता एक तो स्थिति समव्यवता देखने को मिलेगी, स्थिति समव्यवता, और दूसरा जो है आपको श्रृंखला समव्यवता देखने को मिलेगी दोस्तों। श्रृंखला समव्यवता। तो देखिए, स्थिति समव्यवता और श्रृंखला समव्यवता, तो इसमें हम देखेंगे स्थिति समव्यवता के बारे में। तो स्थिति समव्यवता कैसा होता है? तो स्थिति समव्यवता के अंतर्गत क्रियात्मक सम जो क्रियात्मक समूह इसमें लगा हुआ है ना, उसकी स्थिति जो है भिन्न है, आपको दिखलाई पड़ रही होगी। क्रियात्मक समूह इसमें किस जगह लगी हुई है? तो इस जगह क्रियात्मक समूह यहाँ लगी हुई है पहले कार्बन पे और इस जगह दूसरे कार्बन पे। लेकिन आपको देखने को मिलेगा ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों क्या है? ब्यूटेनॉल है। दोनों के दोनों क्या है? ब्यूटेनॉल है ना? और दोनों के दोनों जो है ब्यूटेनॉल है, लेकिन इसमें क्या है? स्थिति में परिवर्तन है क्रियात्मक समूह की। इस वजह से ये दोनों में क्या पाया गया? ये दोनों में स्थिति समव्यवता पाया गया है। अब आइए देखते हैं श्रृंखला समव्यवता। देखिए दोस्तों, इसमें आप देखेंगे इसमें दिखलाई पड़ रही होगी आपको श्रृंखला समव्यवता। यहाँ पास आपको 4 कार्बन लंबी श्रृंखला दिखलाई पड़ रही है इसमें। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है? और इसमें आपको लंबी श्रृंखला दिखलाई पड़ रही होगी पहला, दूसरा और तीसरा। और यहाँ से भी करें तो पहला, दूसरा और तीसरा। परंतु
आईयूपीएसी नामकरण में इसका अंतर आ जाएगा। किस प्रकार से? तो पहले कार्बन पे आप देख पा रहे हो यहाँ पास हाइड्रॉक्सी लगा हुआ है। दूसरे कार्बन पे ये जो है, अब ये जो है मेथिल समूह का काम कर रहा है दोस्तों, है ना? तो किस प्रकार से इसका नामकरण होगा? तो इसका नामकरण आप देखेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 2 मेथिल, है ना? 2 मेथिल और पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है? 2 मेथिल और पहले नंबर पे लगा है 1 हाइड्रॉक्सी। अब ये 3 लंबी श्रृंखला लंबी कौन-सी हो गई? पहला, दूसरा, तीसरा। तो 2 मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनॉल, प्रोपेन और यहाँ पर डैश करके आप ऑल ऐसा कर सकते हैं, प्रोपेनॉल, ठीक? और इसमें आपको दिखलाई पड़ेगी, इसमें क्या दिखलाई पड़ेगी आपको? 1 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। ये इसका जो है आईयूपीएसी नाम हो गया। तो इस प्रकार से होती है दोस्तों समव्यवता। तो आप समव्यवता समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। तो देखिए दोस्तों, एथेनॉल जो है किस प्रकार से औद्योगिक रूप से बनाया जाता है। तो आप देखेंगे जो एथेनॉल जो होता है जिसको हम लोग एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, इसका उत्पादन जो है किण्वन प्रक्रिया से किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है? कौन सी प्रक्रिया से? किण्वन। ये किण्वन प्रक्रिया को इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है या ये कहें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रक्रिया कराई जाती है। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो इस प्रक्रिया में शीरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास, शीरा जिसको मोलेसेस कहा जाता है इंग्लिश में, या आपको एक सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँ तो जो गन्ना होता है ना, गन्ना का रस का जो शक्कर बनता है, तो शक्कर बनने से पहले जो गाढ़ा रहता है ना, उसी को कहा जाता है दोस्तों मोलेसेस। तो मोलेसेस और पानी को, दोनों को मिला करके किण्वन कक्ष, यहाँ पास आपको दिखलाई पड़ रही होगी किण्वन कक्ष। इस किण्वन कक्ष में 25 से 30 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर इसमें मौजूद होता है, ठीक है? तो ये प्रक्रिया में लगभग कम से कम 24 घंटे का टाइम जो है लग जाता है दोस्तों। तो कम से कम 24 घंटे और अधिकतर जो है इसमें 48 से 72 घंटे तक की भी समय लगती है। तो देखिए इसमें क्या-क्या किया जाता है, तो आपको देखने को मिलेगी ईस्ट, साथ में ईस्ट और H2SO4 मिलाया जाता है। इस किण्वन कक्ष में क्या कर दिया जाता है? डाला जाता है और डालने के बाद यहाँ किण्वन की प्रक्रिया जो है पूरी होती है लगभग 72 घंटे में और भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है बाहर निकल जाती है। इसमें जो बनी हुई जो एल्कोहल की मात्रा होती है उसमें पानी अभी भी मौजूद होती है। तो वो कहाँ पहुँच जाती है? प्रभाजक स्तंभ में। ये प्रभाजक स्तंभ यहाँ पास बहुत गर्म जो है वातावरण होता है, तो ये प्रभाजक स्तंभ में जैसे ही ये अल्कोहल पहुँचती है, तो ये प्रभाजी आसवन मतलब नीचे का स्तर जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है और यहाँ से एल्कोहल का वाष्प जो है, इस ओर से जाकर के कंडेंसर से होते हुए एल्कोहल यहाँ बन-बन करके, टपक-टपक करके गिरते रहता है दोस्तों, एक नया पात्र में और उसी जगह 90% एल्कोहल यहाँ पाया जाता है और इस 90% एल्कोहल को और गर्म करके इसे 96% एल्कोहल में बदल दिया जाता है, जिसमें पानी की मात्रा और बहुत कम हो जाती है, जिसे रेक्टिफाइड स्प्रीड भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान आप देखेंगे, आइए इसे एक रासायनिक अभिक्रिया से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मोलेसेस होता है ना, एक्चुअल में वो होता है दोस्तों सुक्रोज, जिसका फ़ॉर्मूला होता है C12H22O11 और आप देखें यहाँ पास जल, है ना? तो यहाँ पास जल आप देख पा रहे होंगे। तो यही जल साथ में यहाँ पास क्रिया में लग रही है। तो देखिए, ये जल के अणु इनवर्टेज एक एंजाइम होता है जो ईस्ट में मौजूद होता है। तो जो इनवर्टेज एंजाइम जो होगा, आइए देखते हैं, इनवर्टेज एंजाइम इसे किस में बदल देता है? इनवर्टेज एंजाइम इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। C6H12 और O6 प्लस C6H12O6
किसमें? ग्लूकोज में। ये क्या है? ये है सुक्रोज, या ये कहें ये है मोलेसेस, ठीक है? इसमें किसमें बदल दिया उसको? ग्लूकोज में बदल दिया। अब जो ग्लूकोज है ना C6H12O6, इसे जो है फिर से एक ज़ाइमेस नामक एंजाइम है, ये भी उसी ईस्ट में पाया जाता है। ये ज़ाइमेस एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज को बदल देता है दोस्तों एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो देखिए इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो ये है एथेनॉल का फ़ॉर्मूला और CO2। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी एथेनॉल का निर्माण इस प्रकार से होता है, जिसमें जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं इन्वर्टेज और जाइमेज। ये क्या है? ये दोनों के दोनों जो है जैव उत्प्रेरक का काम करता है दोस्तों, इन्वर्टेज और जाइमेज। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, जिसे हम किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं, और इसी में बनता है एथेनॉल, या ये कहें एल्कोहल। आइए देखते हैं दोस्तों एल्कोहल के गुणधर्म के बारे में। एल्कोहल के गुणधर्म। तो एल्कोहल जो है दोस्तों बहुत ही दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, या ये कहें इनका स्वभाव जो है उदासीन प्रकृति का होता है। ये धातु के साथ अभिक्रिया करके, जैसे आप देखेंगे मैं लेता हूँ सोडियम धातु C2H5OH एथेनॉल है। सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करता है ना, तो ये बना लेता है सोडियम एथॉक्साइड C2H5OH, और सोडियम जो है हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अभिक्रिया जो है आपको देखने कहाँ मिलती है? अम्लों में भी देखने को मिलती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। ये बना लेते हैं। अब आइए देखते हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? निर्जलीकरण की प्रक्रिया जिसमें जल को निकाला जाता है, निर्जल किया जा रहा है उसको, है ना? यही तो निर्जलीकरण कहलाता है। तो देखिए, एथेनॉल का फ़ॉर्मूला होता है, अब देखेंगे यहाँ पास मैं संरचना सूत्र जो है बना रहा हूँ। देखिए, कौन-सा फ़ॉर्मूला? C2H5OH, यही इसी का है संरचना सूत्र यहाँ पास। एथेनॉल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया जाए? गर्म किया जाए। H2SO4 इसी की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। अब इसकी उपस्थिति में जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये एथीन में बदल जाता है दोस्तों। एथीन में किस प्रकार से बदलेगा? आइए इसे समझते हैं आगे। तो आप देखेंगे यहाँ पास जो एक हाइड्रोजन अणु है और एक OH अणु है, दोनों के दोनों निकल जाते हैं H2O बना करके इस जगह, जो जल के अणु बन गए, ठीक है? और यहाँ पास हमें एथेन से एथीन में बदलते हुए दिखलाई पड़ रही है, ये बन जाता है एथीन, ठीक? उसी प्रकार एल्कोहल का ऑक्सीकरण देखते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, किस प्रकार से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है एल्कोहल? तो C2H5OH एल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है यहाँ पास, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो क्या बनता है ये? CH3COOH, साथ में H2O। ये क्या कहलाया? ये एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक एसिड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। उसी प्रकार से ये तो हो गया एथेनॉल का। अब उसी प्रकार मेथेनॉल का कराते हैं। ये भी तो मेथेनॉल भी एक एल्कोहल है ना? इसका भी अगर ऑक्सीकरण करा दिया जाए तो क्या बनता है ये? आपको देखने को मिलेगी, ये बन जाता है H2O। ये बन जाता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड, या फिर इसी को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि एसिड का पहला कार्बनिक एसिड में ये पहला रूप है एक कार्बन वाला, इसी वजह से इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एल्कोहल के उपयोग के बारे में। तो एल्कोहल का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं? तो एल्कोहल जो होता है ना, एक विशिष्ट प्रकार का आप देखेंगे कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ होने के साथ-साथ कार्बनिक पदार्थ को वो अपने में घोल भी सकता है। इसी वजह से एल्कोहल का विलायक के रूप में
विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भैया पेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे मेथेनॉल जो होता है ना, तो मेथेनॉल का क्वथनांक जो है 65 डिग्री के आसपास होता है और यह ज्वलनशील होता है और इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके साथ पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में। ये दूसरा उपयोग है। उसी प्रकार तीसरा देखिए, तो एथेनॉल जो है मेथेनॉल की तुलना में कम हानिकारक होता है। जो एथेनॉल होता है वो मेथेनॉल की तुलना में कम हानिकारक होता है। इसी कारण अधिकतर देशों में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है और स्प्रीट लैम्प में भी एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कहाँ पास? स्प्रीट लैंप में उपयोग। तो प्रयोगशालाओं में जो स्प्रिट लैंप होती है ना, उसमें यही स्प्रिट भरा होता है और आप सभी ने भी स्प्रिट का उपयोग और कहाँ-कहाँ किया? सैनिटाइज़र के रूप में आप लोगों ने भी किया है, तो वो क्या था? वो एथेनॉल ही तो था, ठीक है? आइए देखते हैं चौथा उपयोग। तो चौथा उपयोग हम देखेंगे, जो एथेनॉल होता है, जिसे एथिल अल्कोहल कहा जाता है, उसका हिमांक तथा गलनांक जो है -114 डिग्री होता है। इसलिए इसका उपयोग कम ताप वाले थर्मामीटर में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कम ताप वाले थर्मामीटर में। कम ताप वाले थर्मामीटर उपयोग करते हैं। ठीक है? 5वां पॉइंट, ग्लाइकॉल और घिसलाल भी एक प्रकार के अल्कोहल ही है और इसका उपयोग जो है एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। तो एंटी फ्रीज मतलब ये तो दोस्तों पहले जो आप देखते होंगे रेडिएटर जो होता था पहले जिसमें पानी डाला जाता था इंजन में, है ना? गाड़ियों में। तो जो ठंडे जो देश हैं, वहाँ तो रेडिएटर में भाई पानी है वो जम जाएगा। तो क्या होता था एल्कोहल जो ग्लाइकॉल है उसे किसमें? पानी के साथ मिला दिया जाता था। तो रेडिएटर में प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। किस प्रकार से? रेडिएटर में उपयोग। अब हम लिख देते हैं यहाँ ठंडे देशों में। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे हो जाता था। आसानी से ये जो है बर्फ जमने नहीं देता था। उसी प्रकार से एथेनॉल का उपयोग किस लिए? सैनिटाइज़र के रूप में। इथेनॉल का उपयोग इतने प्रकार से जो है एथेनॉल का या एल्कोहल का जो है उपयोग हम करते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।